Okay, let's begin this shit again. Cardiology. That was nothing but a tragedy. तो स्पीड ऑफ कंडक्शन की बात कर लेते हैं दोबारा से। तो सबसे ज़्यादा होती है, इसके लिए एक निमोनिक होता है हमारे पास कि ही पार्क एट वेंचुरा एवेन्यू। ही पार्क्स एट वेंचुरा एवेन्यू। ही का मतलब हो गया बंडल ऑफ हिस्स है, पार्क का मतलब हो गया पुरकिंजे फाइबर। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ देखने को मिलती है हमें? बंडल ऑफ हिस के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर में देखने को मिलती है। उसके बाद में एट से याद रखो एट्रिया, वेंचुरा से याद रखो वेंट्रिकल, और सबसे लास्ट में एवेन्यू। तो ये एवेन्यू क्या हो गया? एवी नोड हो गया। ठीक है, ये हो गई स्पीड ऑफ कंडक्शन की बात। अब हम बात करते हैं एनाटोमी ऑफ हार्ट की। ठीक है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है, इससे 4 ब्रांचेस निकलती है और उन 4 ब्रांचों को हम याद रखते हैं विद अ निमोनिक कॉल्ड कैंप। तो कैंप की क्या फुल फॉर्म है? सी से याद रखो कोनस ब्रांच, जो कि फर्स्ट ब्रांच होती है इसकी। ए से हो गया एवी नोड, मतलब ब्लड सप्लाई टू एवी नोड। एम से याद रखो मार्जिनल ब्रांच। मार्जिनल ब्रांच की एक और खासियत होती है कि दे ऑलवेज सप्लाई फ्री वॉल। मार्जिनल ब्रांचेस जो होती है वो सप्लाई करती है किसको? फ्री वॉल को सप्लाई करती है। इसके अलावा पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, जो कि एक डोमिनेटिंग आर्टरी होती है, एंड इट सप्लाई पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होती है किसके अंदर? लेड में और एलसीएक्स में। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये जो लेड होती है इसे हम और क्या कहते हैं? इसे विडोज आर्टरी भी कहते हैं। इसकी भी 2 ब्रांचेस आगे निकलती है, एक होती है डायगोनल ब्रांच और एक होती है सेप्टल ब्रांच। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्ट्यूज्ड मार्जिनल वॉल आर्टरी। ठीक है, तो ये जो ब्रांच होती है इसे क्या कहते हैं हम? एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, and this one is our right coronary artery. These 2 arteries are important. अब ये ध्यान रखो कि राइट वेंट्रिकल जो होता है उसकी सप्लाई होती है राइट कोरोनरी आर्टरी से। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो वो भी कौन सप्लाई करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। सेप्टम की बात करें या फिर एंटीरियर वॉल की बात करें, दे आर सप्लाइड बाय लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंड द लेटरल वॉल या फिर मार्जिनल वॉल की अगर बात करो तो दे आर सप्लाइड बाय लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सो दिस इज द समरी दैट वी नीड टू नो, दैट वी नीड टू रिमेंबर। एक बात ध्यान रखना है हमें कि जो इन्फीरियर वॉल होता है वो सप्लाई कौन कराता है? राइट कोरोनरी आर्टरी। और इसको अगर हमने देखना है ईसीजी के अंदर तो हम कौन कौन सी लीड देखते हैं? देखो, इसमें लिखा हुआ इन्फीरियर, फर्स्ट से याद रखो AVF। ठीक है, इसके अलावा सेकंड और थर्ड लीड। तो इससे हम किसका पता लगाते हैं? इन्फीरियर वॉल MI का पता लगाते हैं। RCA also supply SN node and AV node, so this will cause bradycardia and bradycardia can lead to shock। ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम? IV फ्लूइड देते हैं। वहीं बात करें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कैन आल्सो लीड टू शॉक, बट दिस टाइम दिस इज कार्डियोजेनिक शॉक, एंड इन दिस सिचुएशन फ्लूइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एक होता है पोस्टीरियर वॉल MI। तो अगर आपको लीड V7, 8 और 9 के बारे में अगर आपसे बात की जा रही है, देन क्लोज योर आइज एंड मार्क पोस्टीरियर वॉल MI। ठीक है, ये देखो, लीड सेकंड, थर्ड और AVF इन्फीरियर वॉल MI को शो करता है। लेटरल की हम बात करें, लेटरल लीड्स कौन कौन सी होती है? तो इसके अंदर ध्यान रखो कि लेटरल से याद रखो AVL हो गया। ठीक है, V1 से V2, V3, V4 ये सब क्या होती है? ये एंटीरियर या फिर सेप्टल लीड होती है। तो अब कौन कौन सा बचा? AVL के बाद में एक तो V1 बचा है, V5 बचा है और V6 बचा है। तो ये सब लीड्स क्या होती है? लेटरल लीड्स होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लेटरल लीड्स कौन सी होती है, इन्फीरियर लीड्स कौन सी होती है और एंटीरियर सेप्टल लीड्स कौन सी होती है। ST एलिवेशन की बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन ST एलिवेशन कोज करा सकती है? वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो गया, हाइपरकैलेमिया हो गया,
MI हो गया, MI के अंदर कैसा ST एलिवेशन देखने को मिलता है, MI के अंदर इस तरीके का देखने को मिलता है। वही बात करें हम पेरिकार्डाइटिस की, तो पेरिकार्डाइटिस में हमें कुछ इस तरीके का ST एलिवेशन देखने को मिलता है। प्रिंस मेटल एंजाइना की बात करें तो इसके अंदर भी हमें एलिवेशन देखने को मिलता है। ब्रुगाडा सिंड्रोम, इसकी खासियत कि ये पहली बात तो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का होता है, प्लस इसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलता है हमें सोडियम चैनल्स के अंदर। ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर हमें ECG फाइंडिंग कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, इसे कहते हैं हम कोव साइन। ECG फाइंडिंग है ये ब्रुगाडा सिंड्रोम की, तो इस तरीके से कोव साइन हमको देखने को मिलता है। स्टेबल एंजाइना की बात करते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है स्टेबल एंजाइना के लिए, बीटा ब्लॉकर्स होती है, और अक्यूट सेटिंग है तो क्या देते हैं हम, नाइट्रेट देते हैं। स्टेमी की बात करें तो स्टेमी में हमें फाइब्रिन प्लग देखने को मिलता है, दैट्स वाई फाइब्रिनोलिटिक्स आर सो इफेक्टिव हेयर। बट अगर हम बात करें अनस्टेबल एंजाइना की या फिर एनस्टेमी की, तो इन कंडीशन में हमें प्लेटलेट रिच प्लग देखने को मिलता है। इन अनस्टेबल एंजाइना या फिर एनस्टेमी फाइब्रिनोलिटिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये एक बात है जो हमको समझनी चाहिए। इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर क्या क्या आता है, स्टेमी आता है, अनस्टेबल एंजाइना आता है, इसके अलावा एनस्टेमी आता है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हो, मोना। मोना का मतलब मोरफिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस जैसे कि एस्पिरिन हो गई। एस्पिरिन कितना देते हैं, 375 मिलीग्राम देते हैं। इसके अलावा न्यूअर ड्रग्स भी आ गई है, नई मॉडिफाइड एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट्स दैट इंक्लूड प्रासाग्रुल एंड क्लोपिडोग्रिल। तो ये क्या होता है, P2Y12 ADP रिसेप्टर इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रिंस मेटल एंजाइना, सो दिस इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रिंस मेटल एंजाइना। इतनी बात समझ में आती है। ओके, तो हम आगे बात करते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल कार्डियक मायोसाइट है। तो उसके अंदर ये ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का होता है। देखो, जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो होता है -85। तो सबसे पहले क्या है, डीपोलराइजेशन होता है। ये डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सोडियम आयन होता है, और इसको हम फेज 0 भी कहते हैं। तो ये डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये रीपोलराइजेशन होता है, इनिशियल रीपोलराइजेशन। ये क्यों होता है, देखो ये सेल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो सोडियम अंदर आ रहा था जिसके कारण ये डीपोलराइज हो रहा था। अब क्या है, अंदर से पोटेशियम बाहर जा रहा है, तभी तो ये रीपोलराइजेशन हो पाएगा। तो पोटेशियम बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं हम पोटेशियम इफ्लक्स, और ये क्या हो गई, हमारी फेज़ 1 हो गई। उसके बाद में ये क्या हो जाता है, प्लेटो हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लेटो हो जाता है। प्लेटो क्यों हो गया ये, देखो पोटेशियम तो बाहर निकल रहा है, वो तो बाहर निकलता ही रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर निकल रहा है लेकिन कैल्शियम जो है वो अंदर आ रहा है। कैल्शियम का क्या है, इन्फ्लक्स हो रहा है। पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द स्टेज प्लाटो स्टेज। प्लाटो 2 से याद रखो, 2 स्टेज 2 भी कहते हैं इसको। फिर एक स्टेज 3 होती है जिसके अंदर हमें रैपिड डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है, रैपिड रीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम का वही इफ्लक्स होता है। तो बस इस तरीके से ये 3 फेज़ याद रखो, 0 फेज़ याद रखो, 1 याद रखो, 2 याद रखो और 3 याद रखो। ये 3 फेज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वही बात करें हम पेसमेकर सेल की, तो पेसमेकर सेल में ये -60 होता है। यहाँ पर जो ये देखो, इसके अंदर ये जो डीपोलराइजेशन वाला काम हो रहा है, डीपोलराइजेशन वाला, वो कौन काम कराता है, 0 स्टेज में कैल्शियम कराता है। कैल्शियम के इन्फ्लक्स से होता है। यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स किस टाइप का होता है, L टाइप का होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे डायरेक्टली फेज नंबर 3 आती है, दैट लीड्स टू पोटेशियम इफ्लक्स। और ये जो है वो स्टेज 4 है। ये क्यों होती है, ड्यू टू फनी चैनल्स के कारण, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, इसके अलावा कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होगा।
यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है ड्यू टू टी टाइप कैल्शियम चैनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो फेज 0 है, इसके अंदर सोडियम क्या होता है, देखो -85 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, माइनस है ऑलरेडी, तो ये जो है सोडियम वो अंदर आएगा ना, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, ये फेज 0 हो गई। फिर 1 के अंदर क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स होता है। 2 के अंदर क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स तो होता ही है, लेकिन इस बार कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। और 3 के अंदर क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स होता है। ठीक है यार, ये टफ चीज़ लगी मुझे, बिल्कुल एकदम समझ में भी नहीं आई मेरे। देखो इसमें हम 2 ग्राफ याद रख लेते हैं, इसको छोड़ो, इतनी कैपेसिटी नहीं है याद रखने की। है ना, इतनी कैपेसिटी नहीं है हमको याद रखने की। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से याद रखते हैं। ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक बना हुआ है ना, इस तरीके से, ये क्या होता है, नॉर्मल है। तो हमको एक ग्राफ मिल रहा है जो इससे बड़ा है साइज में, साइज में क्या है, बड़ा है। तो याद रख लेना कि दिस इज ड्यू टू अओर्टिक स्टेनोसिस। फिर हमको ये ग्राफ मिल रहा है जो कि इस नॉर्मल वाले ग्राफ से छोटा है, तो इससे याद रख लेना मिट्रल स्टेनोसिस। बस इतना सा याद रख लेना, कम से कम 2 तो रूल आउट कर लेंगे, 2 ऑप्शन और बचेंगे तो उसमें हम तुक्का लगा देंगे। ठीक है, अगर बड़ा है तो अओर्टिक स्टेनोसिस है, और छुटका है तो मिट्रल स्टेनोसिस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जेवीपी की। तो ए जो होता है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सी से याद रखो कस्पिड, ट्राई कस्पिड बल्ज को ये रिप्रेजेंट करता है। एक्स से याद रखो एक्स रिलैक्सेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। वी से याद रखो वीनस फिलिंग। ठीक है, और वाई से याद रखो एम्प्टिंग। तो ये जेवीपी में किस वेव का क्या मतलब होता है ये आपको पता चल गया है। एक होता है मैरीज लॉ। मैरीज लॉ क्या कहता है कि हार्ट रेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीपी के। तो कभी भी हम शॉक में हैं, मतलब बीपी बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ हमको मिलेगा। इसके अलावा एक बेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या कहता है कि अगर प्रीलोड ज़्यादा है तो हार्ट रेट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक होता है बेजोल्ट जैरिक रिफ्लेक्स। तो ये क्या कहता है कि अगर आपने सब्सटेंसेस इंजेस्ट किए जैसे कि सेरोटोनिन, कैप्सिनिन या फिर फिनाइल बाइगवेनाइड, तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, हार्ट रेट और बीपी दोनों ही क्या है, कमज़ोर मिलती है, लो मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।